दोस्तों इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 14 को रीड करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का जो टाइटल है वो जान लेते हैं। वायुमंडल, संगठन व संरचना, ये जो है शीर्षक का नाम है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर वायु के विस्तृत भंडार को कहते हैं। यह सौर विकिरण की लघु तरंगों को पृथ्वी के धरातल तक आने देता है, परंतु पार्थिव विकिरण की दीर्घ तरंगों के लिए अवरोधक बनता है। इस प्रकार यह ऊष्मा को रोककर विशाल ग्लास हाउस की भांति कार्य करता है, जिससे पृथ्वी पर औसतन 15 डिग्री सेल्सियस तापमान बना रहता है। यही तापमान पृथ्वी पर जीवमंडल के विकास का आधार है। वायुमंडल के संघटन। वायुमंडल अनेक गैसों यांत्रिक का सम्मिश्रण है, जिसमें ठोस और तरल पदार्थों के कण असमान मात्राओं में तैरते रहते हैं। इनमें नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में है। उसके बाद क्रमशः ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, ओजोन व हाइड्रोजन आदि गैसों का स्थान है। इसके अतिरिक्त जलवाष्प, धूल के कण तथा अन्य अशुद्धियां भी असमान मात्रा में वायुमंडल में पाई जाती हैं। विश्व की मौसमी दशाओं के लिए जलवाष्प, धूल के कण तथा ओजोन अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न गैसों की 99% भाग मात्र 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है, जबकि धूल कणों व जलवाष्प का 90% भाग अधिकतम 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही मिलता है। नाइट्रोजन, यह वायुमंडलीय गैसों में सर्वप्रमुख है। लेग्यूमिनस पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजनी पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। ऑक्सीजन, यह मनुष्यों व जंतुओं के लिए प्राणदायिनी गैस है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा इसे ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ते हैं। आर्गन, यह एक अक्रिय गैस है। इसके अतिरिक्त वायुमंडल में हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन जैसी अक्रिय गैसें भी अल्प मात्रा में पाई जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यह एक भारी गैस है। सौर विकिरण के लिए यह पारगम्य है, किंतु पार्थिव विकिरण के लिए अपारगम्य है। इस प्रकार यह वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इसकी बढ़ती मात्रा में तापमान में वृद्धि होती है। पेरिस समझौता 2015 ईस्वी के द्वारा इसकी मात्रा में कमी किए जाने के संबंध में वैश्विक सहमति बनी है। ओजोन O3, यद्यपि वायुमंडल में इसकी मात्रा बहुत कम होती है, परंतु यह वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह एक छन्नी फिल्टर की भांति कार्य करता है और सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। यदि ये किरणें सतह तक पहुंच जाएं, तो तापमान में तीव्र वृद्धि व चर्म कैंसर का खतरा उत्पन्न हो सकता है। यह गैस समताप मंडल के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर सघनता से पाई जाती है। जेट वायुयानों से नाइट्रस ऑक्साइड, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि में प्रयुक्त व निःसृत क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC इसकी परत को नुकसान पहुंचाता है। एक अनुमान के अनुसार यदि 500 सुपरसोनिक जेट का एक दल प्रतिदिन उड़ान भरे, तो ओजोन परत में 12% तक ह्रास हो सकता है। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। इसको क्षरित होने से बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ईस्वी तथा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संशोधित एवं किगाली समझौते 2016 पर सहमति बनी है एवं इसके संरक्षण के लिए निरंतर अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हो रहे हैं। जल वाष्प, वायुमंडल में प्रति इकाई आयतन में इसकी मात्रा 0 से 4% तक होती है।
उष्णार्द्र क्षेत्रों में यह 4% तक एवं मरुस्थलीय व ध्रुवीय प्रदेशों में अधिकतम 1% तक पाई जाती है। ऊंचाई के साथ जलवाष्प की मात्रा में कमी आती है। जलवाष्प की कुल मात्रा का अधिकांश भाग 2000 मीटर की ऊंचाई तक मिलती है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जलवाष्प की मात्रा में कमी आती है। कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ही जलवाष्प भी ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है। वह विकिरण ऊष्मा को सुरक्षित रखता है। यह ठोस, द्रव्य व गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। जलमंडल का कुल 0.035 जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में सुरक्षित है। धूल कण, इनमें मुख्यतः समुद्री नमक, सूक्ष्म मिट्टी के कण, धुएं की कालिख, राख, पराग, धूल तथा उल्कापात के कण शामिल होते हैं। मुख्यतः वायुमंडल के निचले स्तर अर्थात क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। ध्रुवीय और विषुवतीय प्रदेशों की अपेक्षा उपोष्ण तथा शीतोष्ण क्षेत्रों में धूल के कणों की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये धूल कण आर्द्रताग्राही नाभिक या संघनन केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, जहाँ ये वायुमंडलीय जलवाष्प संघनित होकर वर्षण के विभिन्न रूपों की उत्पत्ति का कारण बनते हैं। धूल के कण सूर्यातप को रोकने और उसे परावर्तित करने का कार्य भी करते हैं। ये सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा आकाश में लाल व नारंगी रंग के दृश्यों का भी निर्माण करते हैं। धूल युक्त कुहरा भी धूल कणों की उपस्थिति में बना घना धुंध ही है। वायुमंडल की संरचना, रासायनिक संगठन की दृष्टि से वायुमंडल को 2 परतों में बांटा जाता है। वायुमंडल की 80 किलोमीटर की मोटाई में गैसों का मिश्रण लगभग एक समान रहता है, अतः इसे सममंडल कहा जाता है। इसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम व हाइड्रोजन की अलग अलग आणविक परतें मिलती हैं। इसलिए इसे विषम मंडल भी कहा जाता है। यद्यपि वायुमंडल का विस्तार लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है, परंतु वायुमंडल का 99% भाग सिर्फ 32 किलोमीटर तक सीमित है। वायुमंडल को 5 विभिन्न संस्तरों में बांटकर देखा जा सकता है। बहिर्मंडल, कृत्रिम उपग्रह 640 ग्राम 40 किलोमीटर। आयन मंडल, ये बताया जा रहा है कि जो पृथ्वी का जो सतह है क्षोभ मंडल में पड़ता है, जिसमें बादल बनता है, वर्षा होती है और बिजली चमकती है। ये 8 किलोमीटर समताप मंडल, ये 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर के बीच का जो क्षेत्र है वो समताप मंडल है, जिसमें वायुयान जो जेट वगैरह होता है, हवाई जहाज़ें होती हैं, वो चलती हैं, और मौसमी जो गुब्बारा है वो भी दिखता है समताप मंडल में। जो 50 किलोमीटर का जो रेंज है उसको मध्य मंडल बोलते हैं, और मध्य मंडल के बाद आता है 50 से जो 80 किलोमीटर का जो एरिया है ये मध्य मंडल है। अब 80 से 640 किलोमीटर के बीच का जो एरिया है उसको आयन मंडल बोलते हैं। इसी में रेडियो तरंगें स्थापित की जाती हैं, उल्का पिंड वगैरह होते हैं और गिरते हैं, चाहे जो भी कहिए। और 640 किलोमीटर से ऊपर का जो एरिया है उसको बहिर्मंडल बोलते हैं। इसी में जो है उपग्रह, सैटेलाइट वगैरह जो है स्थापित की जाती है। क्षोभ मंडल, ध्रुवों पर यह 8 किमी यानी कि सबसे कम तथा विषुवत रेखा पर 18 किमी की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पर सर्वाधिक तथा ध्रुवों पर सबसे कम होती है। इस मंडल में प्रति 165
मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है तथा प्रत्येक 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में औसतन 6.5% तापमान का ह्रास होता है। इसे ही सामान्य ताप पतन दर कहा जाता है। वायुमंडल में होने वाली मौसमी गतिविधियां क्षोभ मंडल में ही पाई जाती हैं। क्षोभ सीमा के निकट चलने वाली अत्यधिक तीव्र गति के पवनों को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। समताप मंडल, इस मंडल में प्रारंभ में तापमान स्थिर होता है, परंतु 20 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद तापमान में अचानक वृद्धि होने लगती है। ऐसे ओजोन गैसों की उपस्थिति के कारण होता है, जो कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर तापमान बढ़ा देती है। यह मंडल मौसमी गतिविधियों, आंधी तूफान, चक्रवात इत्यादि से मुक्त होता है, इसलिए वायुयान चालक यहाँ विमान उड़ाना पसंद करते हैं। मध्य मंडल, इस मंडल की ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर तक होती है। इसमें तापमान में अचानक गिरावट आ जाती है। मध्य मंडल सीमा पर तापमान गिरकर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो वायुमंडल का न्यूनतम तापमान है। आयन मंडल, इसकी ऊंचाई 80 से 640 किलोमीटर के मध्य है। इसमें विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है एवं ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। वायुमंडल की इसी परत में विभिन्न आवृत्ति की रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। आयन मंडल कई परतों में बंटा हुआ है। ये निम्न है। डी लेयर, इसमें दीर्घ तरंगदैर्घ्य तथा निम्न आवृत्ति की रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। ई लेयर, इसे केनली हेविसाइड परत भी कहा जाता है। इससे मध्यम व लघु तरंगदैर्घ्य अर्थात मध्यम व उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। यहाँ ध्रुवीय प्रकाश की उपस्थिति होती है। ये ध्रुवीय प्रकाश एवं दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश के रूप में मिलती हैं। एफ लेयर, इसे एप्लेटन परत भी कहा जाता है। इससे मध्यम व लघु तरंगदैर्घ्य अर्थात मध्यम व उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं। जी लेयर, इससे लघु, मध्यम व दीर्घ सभी तरंगदैर्घ्य अर्थात दीर्घ मध्यम सभी आवृत्ति की रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। बाह्य मंडल, इसकी ऊंचाई 640 से 1000 किलोमीटर के मध्य है। इसमें भी विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता होती है एवं यहाँ क्रमशः N2, O2, He, H2 की अलग अलग परतें होती हैं। इस मॉडल में 1000 किलोमीटर के बाद वायुमंडल बहुत ही विरल हो जाता है और अंततः 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद यह क्रमशः अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। सूर्यातप तथा तापमान, सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, जो पृथ्वी से औसत 15 करोड़ किमी की दूरी पर स्थित है। सूर्य की किरणें इस दूरी को 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड 1,86,000 मील प्रति सेकंड की गति से पूरा करती है। सूर्य के क्रोड में हाइड्रोजन के परमाणु निरंतर नाभिकीय संलयन के द्वारा हीलियम के परमाणु में परिवर्तित होते रहते हैं, जिससे अपार ऊर्जा मुक्त होती है। सूर्य की बाहरी सतह फोटोस्फीयर पर 6000 सेल्सियस तापमान होता है। सूर्य लगातार अंतरिक्ष में अपनी ऊष्मा का विकिरण करता रहता है, जिसे सौर विकिरण कहते हैं। ये विकिरण लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। पृथ्वी तक सौर विकिरण का मात्र 2 अरबवां हिस्सा 0 से 0.005% ही पहुंच पाता है। पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर विकिरण को सूर्यातप कहते हैं। पृथ्वी का धरातल इस विकिरित ऊर्जा को 2 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट या 2 लैंजली की दर से प्राप्त करता है। इसे सौर स्थिरांक भी कहते हैं।
वायुमंडल के बाह्य संस्तर तक पहुंचने वाली कुल सौर विकिरण का मात्र 51% ही पृथ्वी के धरातल तक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पहुंच पाता है। यही विकिरण हमारी पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बनाए रखती है, जो हमारे जीवमंडल के विकास का आधार तैयार करती है। पृथ्वी पर सूर्यातप की मात्रा और प्रति इकाई क्षेत्रफल है, इसकी प्राप्ति मुख्यतः 3 कारकों द्वारा निर्धारित होती है। धरातल पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों का झुकाव, दूसरा दिन की अवधि, तीसरा वायुमंडल की पारगम्यता। साधारण नियम के अनुसार जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है, उस समय अधिकतम ताप तथा अधिकतम दूरी होने पर न्यूनतम ताप मिलना चाहिए, परंतु उत्तरी गोलार्ध में वास्तविकता इसके ठीक विपरीत होती है। वास्तव में दिन की अवधि तथा सूर्य की किरणों के तिरछेपन के प्रभाव के कारण यह उपादान नगण्य हो जाता है। सौर कलंकों की संख्या के अधिक होने पर भी सूर्यातप की मात्रा भी अधिक हो जाती है। प्रकाश की किरणें जब वायुमंडल से होकर गुजरती हैं तो उसका प्रकीर्णन, परावर्तन तथा अवशोषण होता रहता है। आकाश का नीला रंग एवं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा प्रकीर्णन के कारण ही होती है। अवशोषण की क्रिया मुख्य रूप से जलवाष्प तथा ओजोन गैसों द्वारा होती है। ओजोन गैस की परत सूर्य के पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। पृथ्वी पर तापमान के वितरण में बहुत अधिक विषमता पाई जाती है। उदाहरण के लिए लीबिया का अल अजीजिया विश्व का सबसे गर्म प्रदेश है, जहां पर अधिकतम तापमान 58 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। तो सबसे अधिक ठंड अंटार्कटिका की वोस्टॉक में पड़ती है। यहाँ तापमान -87.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। अधिकतम औसत वार्षिक तापमान इथियोपिया के डलोफ 35 डिग्री सेल्सियस में है, जबकि न्यूनतम औसत वार्षिक तापमान अंटार्कटिका के पोल ऑफ कोल्ड -58 डिग्री सेल्सियस में मिलता है। तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक अक्षांशीय वितरण। पहला, अक्षांशीय वितरण। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में सूर्यातप की वार्षिक मात्रा सबसे अधिक होती है एवं ध्रुवों की ओर क्रमशः इसकी मात्रा में कमी आ जाती है। 45 डिग्री अक्षांशों पर यह मात्रा विषुवत रेखा की तुलना में 75% रह जाती है। आर्कटिक और अंटार्कटिक रेखाओं पर यह 50% और ध्रुवों पर 40% होती है। विश्व के ताप कटिबंध, ये हो गया शीत कटिबंध, ध्रुवों पे जो होता है, और ये 23.5 डिग्री को शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं और 0 डिग्री को उष्ण कटिबंध बोलते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में गिरावट आती है। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है एवं प्रति किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में औसतन 6.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आती है। उदाहरण के लिए किलिमंजारो पर्वत विषुवत रेखा पर है, परंतु अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यह हिमाच्छादित प्रदेश है। इसी प्रकार गुआंगझाऊ चीन व कोलकाता दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु दोनों की तापमान में अंतर ऊंचाई की भिन्नता के कारण होता है। स्थल व जल का प्रभाव। स्थल की एक इकाई की तुलना में यह कि एक इकाई का तापमान बढ़ाने के लिए
2.5 गुना ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। जल देर से गर्म होता है एवं देर से ठंडा होता है, जबकि स्थल पर यह प्रक्रिया तेज होती है। इसलिए महासागरों की अपेक्षा स्थलखंडों पर तापांतर अधिक पाया जाता है। समुद्री धाराएं, इन धाराओं का निकटवर्ती स्थलीय भागों के तापमान पर प्रभाव पड़ता है। गर्म धाराएं समुद्र तटीय भागों के तापमान को बढ़ा देती हैं, जबकि ठंडी धाराओं के प्रभाव के फलस्वरूप तापमान में गिरावट आती है। उदाहरण के लिए गर्म समुद्री धारा गल्फ स्ट्रीम का विस्तार उत्तरी अटलांटिक प्रवाह समस्त पश्चिमी यूरोपीय भाग को शीतकाल में भी अपेक्षित तापमान प्रदान करता है, जिससे उनके बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं तथा मौसम सुहावना हो जाता है। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बहने वाली ठंडी बेंगुएला धारा तटीय भाग के तापमान में कमी लाती है। प्रचलित वायु, ठंडी पवनें तापमान में तीव्र गिरावट लाती है, जबकि गर्म पवनें तापमान में वृद्धि करती हैं। उदाहरणतः मिस्ट्रल पवन फ्रांस के तापमान को हिमांक तक गिरा देती है, जबकि चिनूक पवन यूएसए के तापमान को बढ़ाती है, जिससे बर्फ पिघल जाता है। वायुमंडल का शीतलन और ऊष्मन, सूर्य से ताप पृथ्वी तक आता है और पार्थिव ऊर्जा में बदल जाता है। फिर यही पार्थिव ऊर्जा वायुमंडल के ताप का निर्धारण करती है। जब यह पार्थिव ऊर्जा ज़्यादा होती है तो वायुमंडल गर्म हो जाता है और इसके कम होने पर वायुमंडल ठंडा हो जाता है। वायुमंडल के तापमान परिवर्तन अथवा उसके शीतलन और गर्म होने की प्रक्रिया में निम्नलिखित 4 कारकों का योगदान होता है। सूर्यातप, विकिरण, सूर्यातप चालन, विकिरण, संवहन। सूर्यातप या सूर्य से प्राप्त प्रत्यक्ष ताप। सूर्य से वायुमंडल को प्रत्यक्ष ताप बहुत कम मिल पाता है, इसलिए वायुमंडल के ताप परिवर्तन में इसका महत्व बहुत कम होता है। चालन, जिस प्रकार लोहे की छड़ को एक छोर से गर्म किया जाता है तो धीरे धीरे दूसरा छोर भी गर्म हो जाता है, लेकिन यह दूसरा छोर अपेक्षाकृत कम गर्म हो पाता है। ठीक यही प्रक्रिया वायुमंडल में भी होती है। जब धरातल का ताप घटने लगता है तो धरातलीय वायुमंडल का ताप भी घटने लगता है। इसी क्रिया को संचालन कहते हैं। इसमें एक अणु स्पर्श द्वारा दूसरे अणु को गर्म कर देता है। दिन में जैसे जैसे पृथ्वी का धरातल सूर्यातप से गर्म होता जाता है, वैसे वैसे धरातल के संपर्क में आने वाला वायुमंडल भी गर्म होता रहता है। विकिरण, गर्भपादी या दूध को थोड़ी देर के लिए खुला रख दिया जाए तो उसमें से तरंगें निकलती हैं। कुछ देर बाद वह ठंडा हो जाता है। यही क्रिया विकिरण कहलाती है। गर्म पृथ्वी से ताप विकिरण द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। वायुमंडल में यदि बादल, धूलकण आदि होते हैं तो यह ताप निचली सतह में ही रह जाता है, अन्यथा यह धरातल से बहुत ऊंचा चला जाता है। गर्म मरुस्थलों में आकाश स्वच्छ रहता है, इसलिए विकिरण से प्राप्त ताप बहुत ऊपर चला जाता है और रातें ठंडी प्रतीत होती हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में बादल आदि रहते हैं, जिससे ताप निचली सतह में ही रहता है और गर्मी का अनुभव होता है। चौथा, संवहन। जब संचालन और विकिरण क्रिया द्वारा किसी स्थान की वायु गर्म हो जाती है तो वह हल्की होकर ऊपर उठती है और रिक्त जगह को भरने के लिए आसपास से भारी एवं ठंडी हवा नीचे आ जाती है। ठंडी और गर्म हवा के इस प्रकार ऊपर नीचे होने की क्रिया को ही संवहन कहते हैं।
इस प्रक्रिया के द्वारा वायुमंडलीय तापमान में परिवर्तन होता रहता है। दैनिक तापांतर। दिन के उच्चतम एवं रात्रि के न्यूनतम तापमान के अंतर को दैनिक तापांतर कहते हैं। उदाहरण के लिए दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस है और रात का न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस है, तो दैनिक तापांतर 6 डिग्री सेल्सियस हुआ। सूर्योदय के साथ तापमान बढ़ने लगता है और सूर्यास्त के साथ घटने लगता है। दोपहर में 12 बजे सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं, इसलिए इसी समय सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। लेकिन उच्चतम तापमान 2 से 4 बजे तक रहता है। इसका कारण यह है कि धरातल पर जाने वाले सौर ताप को पार्थिव ऊर्जा में बदलने में समय लगता है। दूसरे शब्दों में 12 बजे अधिकतम सूर्यातप प्राप्त होता है, लेकिन उसके विकिरण में 2-4 घंटे लग जाते हैं, जिसके बाद ही उच्चतम ताप अंकित होता है, जबकि न्यूनतम तापमान सुबह के 4 बजे के बीच में होता है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधी पड़ती हैं, इसलिए दैनिक तापांतर अधिक होता है। जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती हैं। इससे दैनिक तापांतर भी घटता जाता है। दैनिक तापांतर की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। समुद्र के किनारे के भागों पर दैनिक तापांतर कम होता है। समुद्र से जैसे जैसे दूर जाते हैं, तापांतर बढ़ता जाता है। मैदानी भागों की अपेक्षा पहाड़ी भागों में तापांतर अधिक होता है। गर्म एवं शुष्क मरुस्थलों एवं बर्फ से ढके क्षेत्रों में तापांतर अधिक होता है। मेघाच्छादित समयावधि में भी तापांतर कम होता है। वार्षिक तापांतर। एक वर्ष के अधिकतम और न्यूनतम ताप के अंतर को वार्षिक तापांतर कहते हैं। उदाहरण के लिए कर्क रेखा पर जनवरी में न्यूनतम तापमान और मई जून में अधिकतम तापमान होता है। जनवरी और मई के अधिकतम तापमान के अंतर को वार्षिक तापांतर कहेंगे। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री सूर्य की ओर झुकी है, इसीलिए सूर्य पृथ्वी पर 6 माह उत्तरी गोलार्ध में उत्तरायण और 6 माह दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणायन में सीधा चमकता है। परिणाम स्वरूप ऋतु परिवर्तन होता है। सूर्य की सीधी किरणें जून में कर्क रेखा पर और दिसंबर में मकर रेखा पर पड़ती हैं। इससे मई जून में कर्क रेखा पर ग्रीष्म ऋतु और दिसंबर जनवरी में शीत ऋतु होती है। इसके विपरीत मकर रेखा पर दिसंबर जनवरी में ग्रीष्म ऋतु और जून में शीत ऋतु होती है। वार्षिक तापांतर की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वर्ष भर तापमान एक समान रहता है। इससे वार्षिक तापांतर बहुत कम होता है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में वर्ष भर एक समान तापमान रहने के कारण तापांतर कम रहता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग की अधिकता के कारण वार्षिक तापांतर अधिक होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग की अधिकता के कारण वार्षिक तापांतर कम है। तापमान का अक्षांशीय वितरण। पृथ्वी पर तापमान के अक्षांशीय वितरण को समताप रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। यह वह कल्पित रेखा है जो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती है। समताप रेखाओं की परस्पर दूरी ताप प्रवणता को दर्शाती है, जिसका अर्थ है तापांतर दर की तीव्रता। समीप स्थित समताप रेखाएं तापांतर की ऊंची दर को दर्शाती है, और यदि समताप रेखाएं दूर दूर हो तो यह तापांतर की धीमी दर को दर्शाती है।
उत्तरी गोलार्ध में स्थल खंडों के विस्तार के कारण समताप रेखाएं अनियमित और आसपास होती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक नियमित और दूर दूर होती हैं। ऊष्मा बजट। सूर्यातप और पार्थिव विकिरण में संतुलन के कारण पृथ्वी पर औसत तापमान एक समान रहता है। इस संतुलन को पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहते हैं। ऊष्मा की कुल 100 इकाइयों में से 35 इकाइयाँ पृथ्वी के धरातल पर पहुँचने के पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती हैं। इनमें से 6 इकाइयाँ वायुमंडल की ऊपरी परत से परावर्तन व प्रकीर्णन द्वारा, 27 इकाइयाँ बादलों के ऊपरी छोर से तथा 2 इकाइयाँ मुख्यतः पृथ्वी के हिमाच्छादित क्षेत्रों द्वारा परावर्तित होकर वापस लौट जाती हैं। सौर विकिरण के इस परावर्तित भाग को पृथ्वी का एल्बीडो कहते हैं। शेष 65 इकाइयाँ अवशोषित होती हैं। उनमें 14 इकाई वायुमंडल में तथा 51 इकाई पृथ्वी के धरातल द्वारा अवशोषित की जाती हैं। पृथ्वी द्वारा अवशोषित 51 इकाइयाँ पुनः पार्थिव या भौमिक विकिरण द्वारा लौटा दी जाती हैं। इनमें से 17 इकाइयाँ सीधे अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती हैं, जबकि 34 इकाइयाँ वायुमंडल में प्रत्यक्ष पार्थिव विकिरण, तापीय संवहन व ऊष्मा विक्षोभ, वाष्पीकरण व संघनन की गुप्त ऊष्मा के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। अंततः वायुमंडल भी सौर विकिरण से प्राप्त 14 इकाइयों व पार्थिव विकिरण से प्राप्त 34 इकाइयों अर्थात कुल 48 इकाइयों से अंतरिक्ष में परावर्तित होता है। अतः पृथ्वी के धरातल व वायुमंडल से लौटने वाली विकिरण की इकाइयाँ क्रमशः 17 और 48 कुल 65 हैं। इस प्रकार सूर्य से प्राप्त होने वाली 65 इकाइयों का संतुलन हो जाता है। इसे ही पृथ्वी का ऊष्मा बजट या ऊष्मा संतुलन कहते हैं। ऊष्मा बजट विसंगति। पृथ्वी द्वारा लघु तरंग के रूप में सौर विकिरण से प्राप्त ऊर्जा और दीर्घ तरंग के रूप में निष्कासित ऊर्जा के बजट का संबंध ऊष्मा बजट से है। ऊष्मा बजट की संकल्पना के अनुसार पृथ्वी जिस अनुपात में सौर ऊर्जा को अवशोषित करती है, उसी अनुपात में बाह्य अंतरिक्ष में निष्कासित कर देती है, जिससे पृथ्वी का औसत तापमान स्थिर रहता है। यदि पृथ्वी के द्वारा 100 इकाई सौर ऊर्जा की प्राप्ति लघु तरंग विकिरण के रूप में होती है, तो वायुमंडल के द्वारा 31 इकाई तथा पृथ्वी की सतह के द्वारा 4 इकाई का परावर्तन लघु तरंग सौर विकिरण के रूप में होता है, जिससे पृथ्वी के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। शेष अवशोषित 65 इकाई विकिरण में से 18 इकाई का वायुमंडल के द्वारा और 47 इकाई का पृथ्वी की सतह के द्वारा अवशोषण के बाद ऊष्मा बजट में परिवर्तन होता है। ऊष्मा बजट में परिवर्तन होता है, जिससे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। यही ऊष्मा बजट विसंगति कहलाती है। ऊष्मा बजट विसंगति वायुमंडल ऊष्मन का एक महत्वपूर्ण कारक है। क्षैतिज या अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन। पृथ्वी पर सौर विकिरण द्वारा ऊष्मा की प्राप्त मात्रा व पार्थिव विकिरण द्वारा ऊष्मा की क्षय की गई मात्रा प्रत्येक स्थान पर समान नहीं होती। इसमें अक्षांशीय भिन्नता मिलती है। सामान्यतः 37.5 डिग्री उत्तरी से 37.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का क्षेत्र तापाधिक्य का क्षेत्र होता है, अर्थात यहाँ जितना सौर विकिरण प्राप्त होता है उससे कम मात्रा में ऊष्मा का ह्रास पार्थिव विकिरण द्वारा होता है। इसके विपरीत 37.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के क्षेत्रों में सौर विकिरण की जितनी प्राप्ति होती है उससे अधिक मात्रा का पार्थिव विकिरण द्वारा ऊष्मा ह्रास होता है, जिससे यह ताप न्यूनता का क्षेत्र बन जाता है। यदि यही प्रक्रिया चलती रहती तो ये क्षेत्र क्रमशः अधिक गर्म व अधिक ठंडे होते चले जाते, परंतु ऐसा नहीं होता है।
वस्तुतः सनातनी पवनें व महासागरीय धाराएं विशाल उष्मा इंजन का कार्य करती हैं, जो तापाधिक्य के क्षेत्र से ताप न्यूनता के क्षेत्र में उष्मा का स्थानांतरण करते रहते हैं। इस प्रकार अक्षांशीय उष्मा संतुलन बना रहता है। ताप न्यूनता का क्षेत्र 66.5 डिग्री और ताप अधिक्य का क्षेत्र बीच में, और ताप न्यूनता का क्षेत्र मतलब वही भूमध्य रेखा वाला एरिया है जो वहाँ पे सबसे अधिक तापमान रहता है, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तापमान कम होता चला जाएगा। तापमान का व्युत्क्रमण या प्रतिलोमन। सामान्य रूप से ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी आती है। जब तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण का यह क्रम उलट जाता है तो इसे तापमान का व्युत्क्रमण या प्रतिलोमन कहते हैं। शीत ऋतु की लंबी रातों में तीव्र पार्थिव विकिरण से धरातल के निकट की वायु ऊपरी भाग की वायु की तुलना में ठंडी हो जाती है। तापमान प्रतिलोमन की यह दशा स्वच्छ आकाश, शुष्क हवा व मंद समीर की स्थिति में अधिक प्रभावी हो जाती है। यह घने कुहरे के लिए उत्तरदायी होती है। तापमान के व्युत्क्रमण से उत्पन्न होने वाला कुहरा यातायात व्यवस्था में प्रायः बाधा उत्पन्न करता है। यही कारण है कि शीत ऋतु में परिवहन में कुहरे के कारण दुर्घटना होने की अधिक आशंका रहती है। यह यातायात में विलंब होता है। अंतर पर्वतीय घाटियों में तीव्र पार्थिव विकिरण के कारण प्रायः ऐसा होता है। शीत ऋतु की रात्रि में पर्वतीय ढलानों के ऊपरी भाग पार्थिव विकिरण के कारण तेजी से ठंडे हो जाते हैं एवं उसके संपर्क में आने वाली वायु भी ठंडी हो जाता है। इसके विपरीत घाटी की तली में विकिरण से अपेक्षाकृत कम उष्मा ह्रास होता है। इस कारण यहाँ तापमान अपेक्षाकृत उच्च रहता है एवं संपर्क क्षेत्र की वायु भी थोड़ी गर्म रह जाती है। पर्वतीय ढलान की ठंडी व भारी वायु गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से नीचे की ओर विस्थापित होकर घाटियों में भर जाती है। इन पर्वतीय हवाओं को केटाबेटिक पवन कहा जाता है। ये केटाबेटिक हवाएं घाटी की तली के तापमान को कम कर देती हैं। इसके विपरीत घाटी की तली की गर्म वायु हल्की होकर ऊपर उठती है और यह एनाबेटिक पवन कहलाती है। इस प्रकार ऊपरी भाग में गर्म एवं निचले भाग में ठंडी वायु होने के कारण तापीय विलोमता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे घाटी में कुहरा छाया रहता है एवं पाला पड़ने की आशंका भी रहती है। तापमान के व्युत्क्रमण के कारण ही अंतर पर्वतीय घाटियों में बस्तियां व खेत ढालों के ऊपरी भागों पर होते हैं। उदाहरण के लिए जापान के सुवा बेसिन में सहतूत की बागवानी तथा भारत में सेब की बागवानी पर्वतीय ढालों के निचले भाग में नहीं की जाती। हिमालय क्षेत्र में पर्यटकों के लिए विश्राम स्थल और होटल ढालों के ऊपरी भागों पर ही स्थित है। कभी कभी तापमान प्रतिलोमन से उत्पन्न होने वाला कुहरा लाभदायक भी होता है। उदाहरणतः ब्राजील व यमन की पहाड़ियों में कुहरे के कारण कहवे की फसल का सूर्य की किरणों से बचाव हो पाता है। तापमान विसंगति। किसी अक्षांश के औसत तापमान एवं उसी अक्षांश पर अवस्थित किसी स्थान विशेष के औसत तापमान के अंतर को तापमान विसंगति कहा जाता है। जब किसी स्थान का औसत तापमान उस अक्षांश के औसत तापमान से कम होता है तो तापमान विसंगति ऋणात्मक होती है। इसके विपरीत जब किसी स्थान का तापमान उस अक्षांश के औसत तापमान से अधिक रहता है तो तापमान विसंगति धनात्मक होती है। गर्मियों में महाद्वीपीय भागों में धनात्मक व महासागरीय भागों में ऋणात्मक तापमान विसंगत देखी जाती है। इसका मुख्य कारण स्थल भाग का अपेक्षाकृत अधिक गर्म होना है। उत्तरी गोलार्ध में जुलाई में तथा दक्षिणी गोलार्ध में जनवरी में ऐसी स्थितियां देखी जाती हैं। शीत ऋतु में महासागरीय भागों में धनात्मक व महाद्वीपीय भागों में ऋणात्मक विसंगति पाई जाती है। उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के विस्तार के कारण तापमान की अधिकतम विसंगति पाई जाती है।
जबकि दक्षिणी गोलार्ध में यह न्यूनतम रहता है। रुद्धोष्म अथवा एडियाबेटिक ताप परिवर्तन, जब कोई वस्तु न तो बाहरी माध्यम को ऊष्मा दे और न ही उससे ऊष्मा ले, परंतु उसके आयतन में परिवर्तन के कारण ताप में परिवर्तन हो जाए तो उसे रुद्धोष्म ताप परिवर्तन कहते हैं। जब कोई वायु गर्म होकर ऊपर उठती है तो दबाव में कमी होने के कारण उसके आयतन में वृद्धि से उसकी प्रति इकाई ऊष्मा में कमी आती है एवं इस प्रकार आरोही वायु क्रमशः फैलती है एवं ठंडी होती जाती है। यह दर 10 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर होती है। इस ताप ह्रास दर को रुद्धोष्म ताप ह्रास दर कहते हैं। इसी प्रकार जब कोई वायु नीचे उतरती है तो उसके आयतन में कमी आने से उसकी प्रति इकाई ऊष्मा में वृद्धि होती है, जिसे रुद्धोष्म ताप परिवर्तन कहते हैं। रुद्धोष्म ताप परिवर्तन का एकमात्र कारण वायुदाब में परिवर्तन है। इसमें आरोही या अवरोही वायु के तापमान में परिवर्तन के बावजूद उसकी ऊष्मा की कुल मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। शुष्क रुद्धोष्म ताप परिवर्तन, किसी शुष्क वायु राशि के ऊपर उठने अथवा नीचे उतरने पर उसके तापमान में एक निश्चित दर से परिवर्तन होता है। इसे ही शुष्क रुद्धोष्म परिवर्तन कहा जाता है। शुष्क रुद्धोष्म ताप परिवर्तन की दर 10 डिग्री सेल्सियस से 1000 मीटर या 5.5 डिग्री फ़ारेनहाइट 1000 फीट होती है। यह वायु के तापमान सामान्य ताप पतन दर 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर से भिन्न है। क्योंकि वायु की सामान्य पतन दर वायुमंडल की विभिन्न ऊंचाइयों पर तापमान का सामान्य अंतर है। आर्द्र रुद्धोष्म ताप परिवर्तन, वायुमंडल में ऊपर उठते समय संतृप्त वायु राशि जिस दर से ठंडी होती है उसे आर्द्र रुद्धोष्म ताप ह्रास दर कहा जाता है। जब कोई आर्द्र वायु राशि ऊपर उठती है तो उसमें संघनन क्रिया तब तक प्रारंभ नहीं होती जब तक कि वह संतृप्त न हो जाए, अर्थात उसकी सापेक्षिक आर्द्रता 100% न हो जाए। संतृप्तावस्था के पूर्व वायु राशि शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर से भिन्न ठंडी होती है, परंतु जैसे ही संघनन की क्रिया प्रारंभ होती है उसकी ताप ह्रास दर में कमी आ जाती है। ताप ह्रास दर में इसी कमी का कारण संघनन की गुप्त ऊष्मा है। संतृप्त वायु राशि के नवीन ताप ह्रास दर को आर्द्र रुद्धोष्म ताप ह्रास दर या मंदित रुद्धोष्म ताप ह्रास दर कहा जाता है। आर्द्र रुद्धोष्म ताप परिवर्तन की दर 6 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर या 3 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 1000 फीट होती है। प्रति रुद्धोष्म अथवा डायबेटिक ताप परिवर्तन, ऊष्मा स्थानांतरण के दौरान माध्यम द्वारा ऊष्मा के अवशोषण के कारण होने वाले ताप परिवर्तन को प्रतिरुद्धोष्म या डायबेटिक ताप परिवर्तन कहते हैं। ऊष्मा का यह स्थानांतरण तापमान के संतुलित होने की अवस्था तक होता है। इस प्रक्रिया में वस्तु एक खुले तंत्र की भांति कार्य करती है। ऊष्माद्वीप औद्योगिक नगरों व महानगरों का तापमान आसपास के क्षेत्रों की तुलना में अधिक होता है। यहाँ पक्के मकानों, सड़कों आदि निर्मित क्षेत्रों की अधिकता एवं वनस्पतियों के अभाव के कारण पार्थिव विकिरण ज़्यादा होता है, जो नगरीय वायुमंडल की ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। इनसे नगर का तापमान बढ़ जाता है तथा इन अपेक्षाकृत उच्च ताप वाले नगरों को ही ऊष्माद्वीप कहा जाता है। अध्याय 15 वायुमंडलीय दाब व पवन। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब पृथ्वी पर हवाओं का दबाव है। यह पृथ्वी के धरातल पर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण टिका है।
वह अपने भार के कारण पृथ्वी पर दबाव डालता है। वायुमंडलीय दबाव का अर्थ है किसी दिए गए स्थान तथा समय पर वहाँ की हवा के दिए गए वहाँ की हवा के स्तंभ का भार। इसे बैरोमीटर में प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले भार के रूप में मापते हैं। वर्तमान समय में वायुदाब मापने के लिए 14 एवं एनीराइड बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जलवायु वैज्ञानिकों ने इसके लिए मिलीबार पास्कल को माना है। 1 मिलीबार 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1 ग्राम भार का बल है। 1000 मिलीबार का वायुमंडलीय दबाव 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1.053 किलोग्राम भार है, जो पारा के 75 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ के बराबर होता है। पारा के 76 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ का वायुदाब 1013.25 मिलीबार होता है, जो समुद्र तल पर वायुदाब है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट तूफानी मौसम का संकेत देती है। बैरोमीटर के पठन का पहले गिरना फिर धीरे धीरे बढ़ना वर्षा की स्थिति का द्योतक है। बैरोमीटर में पारे का लगातार बढ़ना प्रतिचक्रवाती और साफ मौसम का संकेत देता है। निश्चित ऊंचाई पर मानक तापमान एवं वायुदाब स्तर। समुद्र तल में तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस में। वायुदाब मिलीबार में 1013.25। ये समुद्र तल पे तापमान रहता है। और 1 किलोमीटर तक 8.7 डिग्री सेल्सियस। और वायुदाब में 898.76। और 5 किलोमीटर में तापमान -17.3 डिग्री। और वायुदाब 540.84 डिग्री 84 मिलीबार। और 10 किलोमीटर तक में -49.7 डिग्री सेल्सियस में। और मिलीबार में 265 मिलीबार। वायुमंडलीय दाब का वितरण। वायुमंडलीय दाब के वितरण को समदाब रेखाओं आइसोबार के द्वारा दर्शाया जाता है। यह वह कल्पित रेखा है जो समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती है। समदाब रेखाओं की परस्पर दूरियां वायुदाब में अंतर की दिशा और उसकी दर को दर्शाती है, जिसे दाब प्रवणता कहते हैं। इसे बैरोमीट्रिक ढाल भी कहा जाता है। पास स्थित समदाब रेखाएं तीव्र दाब प्रवणता का संकेत करती हैं। तापमान में अंतर हवा के घनत्व में परिवर्तन से संबंधित है। चूंकि पृथ्वी पर तापमान का वितरण काफी असमान है, इसी कारण वायुदाब का वितरण भी असमान है। वायुदाब में अंतर के कारण हवा में क्षैतिज गति आती है। इस क्षैतिज गति को पवन कहते हैं, पवन ऊष्मा। और आर्द्रता को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते हैं और वृष्टि होने में मदद करते हैं। इसलिए वायुमंडलीय दाब को मौसम के पूर्वानुमान का एक महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है। वायुदाब का वितरण 2 प्रकार का होता है। वायुमंडलीय दाब का वितरण, पहला ऊर्ध्वाधर वितरण, दूसरा क्षैतिज वितरण। विषुवतीय निम्न दाब पेटियां, उपोष्ण उच्च दाब पेटियां, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटियां, ध्रुवीय उच्च दाब पेटियां। ऊर्ध्वाधर वितरण, वायुमंडल की निचली परतों में हवा का घनत्व व वायुमंडलीय दाब अधिक होते हैं। ऊंचाई के साथ हवा के दाब में कमी आती है। यद्यपि ऊंचाई और वायुदाब के बीच सीधा संबंध नहीं होता, फिर भी सामान्य रूप से क्षोभ मंडल में वायुदाब घटने की औसत दर प्रति 300 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 34 मिलीबार है। क्षैतिज वितरण, वायुमंडलीय दाब के अक्षांशीय वितरण को वायुदाब का क्षैतिज वितरण कहते हैं। इसकी
कहते हैं। इसकी मुख्य विशेषता इसका क्षेत्रीय चरित्र है, जिनके कारण वायुदाब कटिबंधों तथा पेटियों का निर्माण होता है। विभिन्न अक्षांशों पर तापमान के अंतर तथा पृथ्वी के घूर्णन के प्रभाव से पृथ्वी पर 7 कटिबंधों का निर्माण होता है, जिन्हें 4 समूहों में रखा जाता है। यही है, ये ध्रुवीय हो गया उच्च, ये उपध्रुवीय निम्न हो गया, ये उपोष्ण उच्च हो गया, ये विषुवत रेखीय निम्न हो गया, विषुवतीय निम्न हो गया, ये उपोष्ण उच्च, उपध्रुवीय निम्न और ध्रुवीय उच्च। ये वायुदाब पेटियां हैं। पहला विषुवतीय निम्न दाब पेटियां। तो ये निम्न दाब पेटियां, ये 0 से 5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश का जो क्षेत्र है वो विषुवतीय निम्न दाब पेटियां हैं। यह अत्यधिक निम्न वायुदाब का कटिबंध है। यह तापजन्य निम्न दाब पेटी है। इस कटिबंध में धरातलीय क्षैतिज पवन नहीं चलती, क्योंकि इस कटिबंध की ओर जाने वाली हवाएं इसकी सीमाओं के समीप पहुंचते ही गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं। परिणाम स्वरूप इस कटिबंध में केवल ऊर्ध्वाधर वायुधाराएं ही पाई जाती हैं। वायुमंडलीय दशाएं अत्यधिक शांत होने के कारण इस कटिबंध को डोल्ड्रम या शांत कटिबंध कहते हैं। दूसरा, उपोष्ण उच्च दाब पेटियां 30 से 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश। इसके निर्माण के लिए तापीय कारकों के साथ साथ गतिक कारक भी उत्तरदायी हैं। विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र से ऊपर उठी हवाएं ऊपरी वायुमंडल में ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं, परंतु पृथ्वी के घूर्णन बल के कारण ये पूर्व की ओर विक्षेपित होने लगती हैं। इस बल को सबसे पहले फ्रांसीसी वैज्ञानिक कोरियालिस ने बताया था। इसी कारण इस बल का नाम कोरियालिस बल पड़ा। विषुवत रेखा से बढ़ती दूरी के साथ साथ इस बल की मात्रा भी बढ़ती है। परिणाम स्वरूप ध्रुवों की ओर बढ़ने वाली हवा जब तक 25 डिग्री अक्षांश पर पहुंचती है, तब तक इसकी दिशा में इतना अधिक विक्षेप हो चुका होता है कि वह पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगती है एवं आगे आने वाली हवाओं के लिए अवरोधक का कार्य करने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप हवा वहीं ऊंचाई में जमा होने लगती है। हवा के क्रमशः ठंडा होने पर इसका घनत्व बढ़ता जाता है एवं भार बढ़ने के कारण हवा वहां नीचे उतरने लगती है और 30 से 35 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश के मध्य उच्च वायुदाब कटिबंध का निर्माण हो जाता है। अत्यधिक क्षीण व परिवर्तनशील पवनों के कारण यहाँ वायुमंडल बहुत शांत रहता है। इस वायुदाब कटिबंध को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है, क्योंकि पुराने जमाने में घोड़ों को ले जाने वाली नौकाओं को यहाँ की शांत वायुमंडल दशाओं के कारण काफ़ी कठिनाई होती थी एवं नौकाओं का भार हल्का करने के लिए घोड़ों को कभी कभी समुद्र में भी फेंकना पड़ता था। उपध्रुवीय निम्न दाब पेटियां 60 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरीय एवं दक्षिणी अक्षांश। इसके निर्माण में भी गतिक कारक अत्यंत महत्वपूर्ण है। उपोष्ण कटिबंधों और ध्रुवीय क्षेत्रों से आने वाली वायु क्रमशः 45 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों एवं तथा आर्कटिक वृत्तों के मध्य परस्पर टकराती हैं एवं ऊपर उठ जाती हैं, जिससे यहाँ निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण होता है और चक्रवाती आंधियाँ आती हैं। ध्रुवीय उच्च दाब पेटियां उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुवों के निकट अत्यधिक निम्न तापमान के कारण यहाँ वायुमंडल की ठंडी व भारी हवाएं सतह पर उतरती रहती हैं। परिणाम स्वरूप यहाँ उच्च वायुदाब क्षेत्र का निर्माण होता है। वायुदाब कटिबंधों की स्थिति स्थिर नहीं है,
ये वायुदाब कटिबंध सूर्य के आभासी संचरण के कारण गर्मियों में उत्तर की ओर एवं सर्दियों में दक्षिण की ओर खिसकते रहते हैं। सूर्यातप की मात्रा में असमानता एवं जल व स्थल का असमान रूप से गर्म होना भी इनकी स्थिति को प्रभावित करते हैं। सामान्यतः स्थलीय भागों में उच्च दाब क्षेत्र एवं जाड़ों में तथा निम्न दाब क्षेत्र गर्मियों में अधिक प्रभावी रहते हैं। पवनें वायुदाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण हवा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहती है। क्षैतिज रूप से गतिशील इस हवा को पवन कहते हैं। यह वायुदाब की विषमताओं को संतुलित करने की दिशा में प्रकृति का प्रयास है। ये कोरियालिस प्रभाव के द्वारा पवनों का विक्षेपण की कैसे जो है हवाएं चलती हैं कोरियालिस बल के प्रभाव से। तो सबको पता है ना कि पश्चिम से इधर पूर्व की ओर जो है पृथ्वी चलती है, तो ऐसे चलती है। तो देखिए यहाँ से हवाएं कैसे जा रही हैं, इधर जा रही हैं, इधर से भी आ रही हैं ऐसे करके। लगभग ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिमान हवा को वायुधारा कहते हैं। पवन और वायुधाराएं दोनों मिलकर एक चक्रीय प्रक्रिया को पूरा करते हैं। इस संदर्भ में हैडली सेल का उदाहरण लिया जा सकता है। पृथ्वी के विभिन्न अक्षांशों में परिधि के अंतर व घूर्णन गति में भिन्नता के कारण पवन दाब प्रवणता द्वारा निर्देशित दिशा में समदाब रेखाओं के समकोण पर नहीं बहती, बल्कि अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाता है। ऐसा कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण होता है। वायु में गति बढ़ने के साथ साथ इस बल की मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है। ध्रुवों की ओर इसकी तीव्रता में वृद्धि होती जाती है। कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध के पवन अपनी दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध के पवन अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाते हैं। चूंकि इस विशेषता को फेरल नामक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था, अतः इसे फेरल का नियम कहते हैं। पवनों के प्रकार। पवनें प्रचलित पवन या भूमंडलीय पवन, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, ध्रुवीय पवनें, मौसमी पवन या सामयिक पवनें, मानसूनी पवनें, स्थल समीर तथा समुद्री समीर, पर्वत समीर तथा घाटी समीर। इसमें होता है चीनूक, फॉन, सिराको, नॉर्वेस्टर, हरमट्टन, लू, मिस्ट्रल, बोरा। ये जो है स्थानीय पवनें हैं। स्थानीय पवनें। प्रचलित पवनें ये वर्ष भर निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाली पवनें हैं। इन्हें प्रचलित अस्थायी सनातनी ग्रही या भूमंडलीय पवनों के रूप में जाना जाता है। व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें व ध्रुवीय पवनें इसी के अंतर्गत आती हैं। व्यापारिक पवनें ये उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से विषुवती निम्न वायुदाब की ओर दोनों गोलार्धों में निरंतर बहने वाली पवनें हैं। ट्रेड शब्द जर्मन भाषा के एक शब्द से बना है जिसका अर्थ है निर्दिष्ट पथ। अतः ट्रेड पवनें एक निर्दिष्ट पथ पर चलने वाली पवनें हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन के रूप में एवं दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन के रूप में लगातार बहती है। विषुवत रेखा के समीप ये दोनों पवनें टकराकर ऊपर उठती हैं और घनघोर संवहनी वर्षा करती हैं। महासागरों के पूर्वी भाग में ठंडी समुद्री धाराओं से संपर्क के कारण पश्चिमी भाग की व्यापारिक पवनों की अपेक्षा ये शुष्क होती हैं। पछुआ पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश की ओर चलने वाली पश्चिमी पवनों को पछुआ पवन कहते हैं।
उत्तरी गोलार्ध में ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर दक्षिण एवं दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु के विकास का कारण ये पवनें ही हैं, जो वहाँ तापमान वृद्धि या वर्षा का कारक है। स्थलीय अवरोधों के अभाव के कारण पछुआ पवनों का सर्वश्रेष्ठ विकास दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य होता है। इन्हें 40 डिग्री अक्षांश पर गरजती चालीसा, 50 डिग्री अक्षांश पर प्रचंड या भयंकर पचासा तथा 60 डिग्री अक्षांश पर चीखता साठा के नाम से जाना जाता है। ये नाम नाविकों के द्वारा दिए गए हैं। ध्रुवीय पवनें। ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर बहने वाली पवनें ध्रुवीय पवनें कहलाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर एवं दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर है। तापमान कम होने से इनकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता अत्यंत कम होती है। ये अत्यंत ठंडी व बर्फीली होती हैं एवं प्रभावित क्षेत्र में तापमान को हिमांक से भी नीचे कर देती हैं। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध में जब पछुआ पवनें इन ध्रुवीय पवनों से टकराती हैं तो ध्रुवीय वाताग्रों का निर्माण होता है, जिसके सहारे पर शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। मौसमी या सामयिक पवन। जिन पवनों की दिशा मौसम या समय के अनुसार परिवर्तित हो जाती है उन्हें सामयिक पवन कहते हैं। पवनों के इस वर्ग में मानसूनी पवनें, स्थल समीर व समुद्र समीर तथा पर्वत समीर व घाटी समीर को शामिल किया जाता है। मानसूनी पवनें। धरातल को वे सभी पवनें जिनकी दिशा में मौसम के अनुसार पूर्ण परिवर्तन आ जाता है मानसूनी पवनें कहलाती है। इसके संबंध में विस्तृत विवेचन शब्द पहले अरब भूगोलवेत्ता अल-मसूदी ने किया था। ये पवनें ग्रीष्म ऋतु के 6 माह समुद्र से स्थल की ओर तथा शीत ऋतु के 6 माह स्थल से समुद्र की ओर चलती है। ऐसा स्थल जल की गर्म होने की अलग अलग प्रवृत्ति के कारण होता है। इनकी उत्पत्ति कर्क व मकर रेखाओं के बीच की व्यापारिक पवनों की पेटी में होता है। दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में इनकी उत्पत्ति की सबसे आदर्श दशाएं मिलती हैं। विस्तृत विवेचन के कारण भारत की जलवायु अध्याय देखें। स्थल समीर व समुद्र समीर। दिन के समय निकटवर्ती समुद्र की अपेक्षा स्थल भाग गर्म हो जाने के कारण वहां निम्न वायुदाब की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जबकि समुद्री भाग के अपेक्षाकृत ठंडा होने के कारण वहां उच्च वायुदाब मिलता है। स्थल की गर्म वायु जब ऊपर उठती है तो समुद्र की आर्द्र तथा ठंडी वायु उस रिक्त स्थान को भरने के लिए स्थल की ओर चलती है, जिसे समुद्र समीर कहते हैं। दिन के समय ये है डायग्राम। ये ठंडी पवनें असल समीर ऊपर में, ये महासागर हो गया। ये रात्रि के ये दिन के समय की कहानी है। ये रात्रि के समय में उच्च दाब से नीचे की ओर और ठंडी पवनें महासागर से ऊपर की ओर जाती हैं। सागरीय भाग की तुलना में ठंडा स्थल भाग। रात्रि के समय स्थिति इसके विपरीत होती है। इस समय स्थलीय भाग के तेजी से ठंडा होने के कारण समुद्र पर स्थल की अपेक्षा अधिक तापमान तथा निम्न वायुदाब मिलता है। फलस्वरूप वायु स्थल से समुद्र की ओर चलती है, जिसे स्थल समीर कहते हैं। पर्वत समीर व घाटी समीर। पर्वतीय भागों में दिन के समय पर्वतीय ढलान की वायु अधिक गर्म हो जाती है,
घाटी की अपेक्षाकृत कम गर्म वायु इसके सहारे ऊपर उठती है। इसे घाटी समीर कहा जाता है। दिन के समय समीर। यह वायु ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है और कभी कभी दोपहर को वर्षा करती है। रात्रि के समय पर्वतीय ढाल की वायु विकिरण ऊष्मा में तीव्र ह्रास के कारण शीघ्र ठंडी होकर भारी हो जाती है तथा पर्वत की ढलान के सहारे नीचे की ओर उतरना शुरू कर देती है। इसे पर्वत समीर कहते हैं। स्थानीय पवनें। ये पवनें तापमान तथा वायुदाब के स्थानीय अंतर से चला करती हैं और बहुत छोटे क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। जहाँ गर्म स्थानीय पवन किसी प्रदेश विशेष के तापमान में वृद्धि लाती है, वहीं ठंडी स्थानीय पवनें कभी कभी तापमान को हिमांक से भी नीचे कर देती हैं। यह स्थानीय पवनें क्षोभमंडल की निचली परतों तक ही सीमित रहती हैं। कुछ प्रमुख स्थानीय पवनें इस प्रकार हैं।